नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विकास कुमार डीसीसी द्रोण कोचिंग क्लास 9 में आपका स्वागत करता हूं। पीछे तक हम बात कर रहे थे वर्ण विचार की, और वर्ण विचार पर हमने स्वरों का विभाजन कर लिया था। वर्ण विचार में हमने स्वरों का विभाजन कर लिया था और उसके बाद हमने व्यंजन की डेफिनेशन करके व्यंजन का पहला विभाजन कर लिया था। सरलता के आधार पर हमने व्यंजन का विभाजन कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट यानी दूसरा विभाजन है व्यंजन का उच्चारण व श्वास अवरोध के आधार पर। उच्चारण व श्वास अवरोध के आधार पर उच्चारण व श्वास यानी सांस, श्वास अवरोध यानी रुकावट, अवरोध के आधार पर कितने प्रकार का? 8 प्रकार का महत्वपूर्ण विभाजन है। उच्चारण यानी बोलने के आधार पर और श्वास अवरोध यानी श्वास में आने वाली बाधा, आने वाली रुकावट के आधार पर। जैसा कि आपको विदित है कि हम बोलते हैं तो हमारे फेफड़ों से हवा है वो मुंह के द्वारा बाहर निकलती है। अब उस हवा के अंदर जो रुकावट आएगी उसी रुकावट के आधार पर हम व्यंजनों को 8 प्रकार से बांटते हैं। पहला प्रकार है सपर्शी व्यंजन। हम पीछे की कक्षा में एक बात और कर रहे थे, क्या कर रहे थे कि सपर्शी व्यंजन है उनको आगे हम 3 प्रकार से और बांटेंगे। सपर्शी व्यंजनों को हम आगे 3 प्रकार से और बांटेंगे, वो यहीं पर बांटेंगे हम श्वास अवरोध और उच्चारण के आधार पर। पहला है सपर्शी। इनकी परिभाषा महत्वपूर्ण होती है, ध्यान रखना। इनकी संख्या पूछते हैं, कौन सा सपर्शी है, कौन सा व्यंजन सपर्शी है, ये बात भी पूछी जाती है, लेकिन परिभाषा भी महत्वपूर्ण है। तो पहला होगा सपर्शी। 8 करने हैं हम पहला कर रहे हैं सपर्शी। अब सपर्शी है उसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, उसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी सपर्शी की, कि इनके उच्चारण में पहले मैं परिभाषा लिख रहा हूं, उसके बाद हम और जिक्र करेंगे इसका। इनके उच्चारण में 2 अवयव की हमने पीछे बात कर चुके। अवयव किसे कहते हैं? शरीर के अंग। इनके उच्चारण में 2 अवयव परस्पर स्पर्श करते हैं। अब 2 अवयव है बोलने के। अवयव है मतलब होठ है, दांत है, जीभ है, तालू है, कंठ है, ये अवयव है बोलने के, हिस्से हैं, भाग है बोलने के। तो ये 2 उच्चारण अवयव क्या करेंगे? एक दूसरे से चिपक जाएंगे, एक दूसरे को स्पर्श करेंगे। 2 उच्चारण अवयव है वो एक दूसरे को स्पर्श करेंगे, एक दूसरे पे चिपक जाएंगे, ये इसकी परिभाषा होगी। 2 उच्चारण अवयव क्या करते हैं? एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। संख्या, इनकी संख्या होती है 16। सपर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 16। कौन कौन सी होती है? देखिए, क वर्ग के प्रथम चार, क वर्ग के प्रथम 4 मतलब क्या हो गया? क, ख, ग और घ। उसके बाद ट वर्ग के, च वर्ग को छोड़ना, ध्यान रखना, ट वर्ग के प्रथम 4 यानी ट, ठ, ड, ढ। उसके बाद ट वर्ग के प्रथम 4 और प वर्ग के प्रथम 4 यानी इसका तो आ गया तैथ है, दैध है, और इसका आ गया प, फ, ब, भ। ये क्या होंगे? इतने क्या होंगे? सपर्शी। इनके उच्चारण में 2 अवयव परस्पर एक दूसरे को, इनके उच्चारण में 2 अवयव वो एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। संख्या कितनी होगी? 16 यानी 4 और 4 8, 4 12 और 4 16 संख्या होगी। ये हो गए हमारे सपर्शी। व्यंजन कर रहे हैं, व्यंजनों में हम कितने कर चुके? सपर्शी यानी 16 कर चुके सपर्शी। अब दूसरा आएगा, वो आएगा सपर्श संघर्षी। दूसरे का नाम क्या है? सपर्श संघर्षी।
परिभाषा है, महत्वपूर्ण, ध्यान रखना, बार बार बोल रहा हूं मैं, परिभाषा परिभाषा परिभाषा, तो परिभाषा पर ध्यान रखना। स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी। अब क्या होगा, स्पर्श तो होंगे और साथ में संघर्ष करेंगे। तो अब क्या है, पिछले में तो हमने किया था कि दो उच्चारण अवयव परस्पर एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, एक दूसरे को स्पर्श करती है। और इसका क्या करेंगे, दो उच्चारण अवयव एक दूसरे को स्पर्श तो करते ही हैं, लेकिन जैसे ही हम व्यंजन का उच्चारण करेंगे वो पुनः अलग अलग हो जाएंगे। उसमें तो पुनः अलग अलग नहीं होते, स्पर्शी में तो पुनः अलग अलग नहीं होते, लेकिन इसमें क्या हो जाएंगे, पुनः अलग अलग हो जाएंगे, पुनः अलग अलग हो जाएंगे। स्पर्श संघर्षी, इनके उच्चारण में, इनके परिभाषा, इनके उच्चारण में दो अवयव, इनके उच्चारण में दो अवयव एक दूसरे से स्पर्श करते हैं, एक दूसरे से स्पर्श करते हैं। यहां तक तो वही बात होगी, एक दूसरे से क्या है, स्पर्श करते हैं, लेकिन परंतु उच्चारण होने के बाद, उच्चारण होने के बाद पुनः अलग अलग हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। अब जैसे ही हम उच्चारण करेंगे, पहले चिपक गए च, पहले तो दो उच्चारण अवयव है वो चिपक गए, यानी जीभ है ये तालु के निकट पहुंच गई च। फिर जैसे ही च का उच्चारण किया, पुनः अलग अलग हो गए उच्चारण अवयव, जीभ है वो तालु से हट गई। तो इनके उच्चारण में दो अवयव एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। स्पर्शी में तो केवल स्पर्श करते हैं, इसमें स्पर्श तो करते ही है, लेकिन उच्चारण होने के बाद पुनः अलग हो जाए। कौन से, च वर्ग के प्रथम चार, कौन कौन से, च, छ, ज और झ। संख्या अगर पूछे तो आपके सामने है, कितनी हो जाएगी, संख्या 4। संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी संख्या। ये दूसरा प्रकार हो गया हमारा, ये हो गया हमारा दूसरा प्रकार। पहला स्पर्शी, दूसरा स्पर्श संघर्षी। अब प्रथम 4 प्रत्येक वर्ग का, कैका, चैका, टैका, तैका और पैका, प्रत्येक वर्ग के प्रथम 4 हमारे पास आ चुके इन दो विभाजनों में। अब नेक्स्ट यानी तीसरा विभाजन है, उसका नाम है, पहला तो स्पर्शी, दूसरा स्पर्श संघर्षी, और तीसरा कर रहा हूं मैं, उसका नाम है संघर्षी। पहला स्पर्शी, दूसरा स्पर्श संघर्षी और तीसरा संघर्षी, तीसरा संघर्षी। अब क्या है, हवा संघर्ष करेगी। कब संघर्ष करेगी, कि उच्चारण अवयव वो एक दूसरे के निकट आ जाएंगे, एक में तो चिपक जाएंगे, एक में चिपक कर पुनः अलग हो जाएंगे, और एक में क्या है, चिपकेंगे नहीं, बहुत नजदीक आ जाएंगे। बहुत नजदीक आ जाएंगे तो थोड़ी जगह, दो अवयवों के बीच में बिल्कुल थोड़ी सी जगह रहेगी, हवा उस जगह से घर्षण करके बाहर निकलेगी, संघर्ष करके बाहर निकलेगी, संघर्ष करेगी, घर्षण करेगी, यानी उच्चारण अवयवों से घिसकर बाहर निकलेगी। घिसकर बाहर निकलेगी तो घिसने के कारण, रगड़ खाने के कारण हवा है वो गर्म हो जाएगी, तो गर्म वायु बाहर निकलेगी। ध्यान रखना, दो उच्चारण अवयव हैं वो एक दूसरे के निकट आ जाते हैं, निकट आ जाते हैं तो हवा है वो उन अवयवों के घर्षण करके, संघर्ष करके, रगड़ खाकर बाहर निकलेगी। रगड़ने से गर्म वायु उत्पन्न होगी और गर्म वायु बाहर निकलेगी। तो मैं यही बात लिख रहा हूं, यहां पर क्या लिख रहा हूं, कि इनके उच्चारण में, इनके उच्चारण में दो अवयव इतने पास आ जाते हैं, इतने निकट आ जाते हैं, इतने निकट आ
जाते हैं, दो उच्चारण में वो एक दूसरे के बहुत निकट आ जाएंगे, इतने निकट आ जाते हैं कि वायु घर्षण या तो घर्षण या संघर्ष करके बाहर निकलती है, संघर्ष करके बाहर निकलती है। एक तो ये बात हो गई, संघर्ष करके बाहर निकलती है। दूसरी बात क्या हो जाएगी, संघर्ष करने से वायु है वो गर्म हो जाएगी तो क्या है, गर्म वायु बाहर निकलेगी, गर्म वायु बाहर निकलती है। अतः पीछे कर चुके हम, उसमें क्या कर चुके, उसमें बाहर निकलती है, अतः इन्हें उसमें व्यंजन या उसमें भी लिख सकते हैं, उसमें व्यंजन कहते हैं। कौन कौन से होंगे, से और है। ये हो गई इसकी बात, किसकी, तीसरे विभाजन की बात। तीसरे विभाजन का नाम क्या है, तीसरा क्या नाम है, संघर्षी। अब सपर्शी में तो दो उच्चारण में एक दूसरे से चिपक जाते हैं, सपर्श संघर्षी में चिपक तो जाते ही हैं, लेकिन व्यंजन का उच्चारण करने के बाद पुनः अलग अलग हो जाते हैं, और इसमें चिपकते नहीं, एक दूसरे के बहुत नजदीक आ जाती है, और इतने नजदीक आ जाती है कि वायु है वो घर्षण करके बाहर निकलती है, घर्षण करेगी तो गर्म वायु बाहर निकलेगी, गर्म वायु बाहर निकलेगी तो इनको उसमें व्यंजन भी कहा जाता है। कौन कौन से होंगे, से और है। अब हमने क्या कर लिए, ध्यान रखना, 16 तो हमने कर लिए सपर्शी, 4 हमने कर लिए सपर्श संघर्षी, और 4 हमने कर लिए संघर्षी। कितने कर लिए, कुल 24। करने कितने हैं 35। करने कितने हैं 35 होते हैं मूल, 35 करने हैं हमको। 3 विभाजनों में हमें 24 कर चुके। अब है हमारा चौथा विभाजन, अब है हमारा नेक्स्ट यानी चौथा। करने हैं 8, आ गया हमारा चौथा विभाजन, जिसका नाम है चौथे विभाजन का नासिक के व्यंजन। अब हमने क्या किया था, प्रत्येक वर्ग का 5वां छोड़ा था हमने, कै वर्ग के प्रथम 4, फिर च के, ट के, त के, प के प्रथम 4 तो अब तक हम ले चुके। अब हमने 5वां छोड़ा था, क्या नाम था उसका, नासिक के व्यंजन। तो क्या लिखेंगे इसकी परिभाषा, इनके उच्चारण में हवा नाक से बाहर निकलती है, नाक से बाहर निकलती है। अतः इन्हें हवा क्या करेगी, नाक से बाहर निकलेगी, और नाक व मुख दोनों से भी, नाक से बाहर निकलेगी, नाक व मुख दोनों भी कह सकते हैं, नाक व मुख दोनों से बाहर निकलती है, अतः इन्हें क्या कहते हैं, नासिक के व्यंजन कहते हैं, नासिक के व्यंजन कहते हैं। संख्या कितनी हो जाएगी, संख्या 5, प्रत्येक वर्ग का अंतिम, कै वर्ग का 5वां अंग है, कै वर्ग का 5वां अंग है, च वर्ग का 5वां ये, ट वर्ग का 5वां अण, त वर्ग का न, और प वर्ग का 5वां यानी मैं। ये हो गए 5 हो गए। परिभाषा क्या है, हवा नाक से बाहर निकलती है 5। अब हमारे पास रह गए ये रे ले वे। अब हम पहले प्रकार में 16 कर चुके, दूसरे सपर्श संघर्षी में 4 16 और 4 20 कर चुके वहां तक। फिर हमने किए थे संघर्षी में हमने 4 किए थे, 20 और 4 कितने कर चुके, 20 और 4 24, और 24 और 5 कितने कर चुके, 29।
करने हैं 35। तो अब हमारा पांचवा विभाजन ध्यान रखना, महत्वपूर्ण बातें हैं। पता है आपको हम बहुत गहन कर रहे हैं और गहन ही करते रहेंगे अंत तक, बहुत बहुत अंदर तक जाएंगे हम। पांचवा विभाजन देखते हैं हम। पांचवा विभाजन है, इसका नाम है अर्धसवर। पहला नाम क्या है इसका? अर्धसवर। अब क्या है? आधे सवर है। नाम क्या है? अर्धसवर, यानी क्या है? आधे सवर, आधे सवर। अब आधे सवर क्यों है? आधे स्वर क्यों है कि हमने स्वर और व्यंजनों में अंतर किया था। वहां हमने एक बात कर रहे थे कि स्वरों के उच्चारण में हवा है वो मुंह में बिना कहीं टकराए सीधे ही बाहर निकलती है, और व्यंजनों में कहीं ना कहीं टकरा कर बाहर निकलती है। ये अंतर हमने कर लिया था। क्या अंतर कर लिया था? कि स्वरों के अंदर, स्वरों के उच्चारण में हवा है वो मुंह में कहीं ना कहीं टकरा कर, बिना टकराए बाहर निकलती है। स्वरों में, स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह में बिना टकराए बाहर निकलती है, और व्यंजन में कहीं ना कहीं टकरा कर बाहर निकलती है। तो ये अर्धस्वर है। अगर टकराएगी तो व्यंजन कहलाएंगे, नहीं टकराएगी तो स्वर कहलाएंगे। ये है व्यंजन, तो थोड़ी टकराएगी, इसलिए इनको अर्धस्वर कहते हैं। यानी पूर्णतः स्वरों की भांति व्यवहार नहीं करते और पूर्णतः व्यंजन की भांति भी व्यवहार नहीं करते। अब बोलिए आप ए बोलेंगे तो उसी प्रकार ये वे उसी प्रकार बोल रहे हैं, जिस प्रकार ए बोल रहे हैं उसी प्रकार हम ये और वे बोल रहे हैं, इसलिए इनको अर्धस्वर कहते हैं। पहला नाम अर्धस्वर, दूसरा नाम है संघर्षहीन। अब यही बात होगी, संघर्षहीन यानी संघर्ष के बिना। अब संघर्ष नहीं करती, संघर्ष नहीं करना पड़ता। संघर्ष स्वरों के उच्चारण में भी संघर्ष नहीं करती, सीधी निकलती है। तो यहां भी क्या है? संघर्ष नहीं करेगी। तो इनका दूसरा नाम क्या हो गया? संघर्षहीन। तीसरा नाम है इनका इस्त। इस्त भी बोल सकते हैं और इस्त भी बोल सकते हैं। इस्त व्यंजन, यह तीसरा नाम है। और चौथा नाम फिर क्या हो जाएगा? तनिक, तनिक व्यंजन। अब इस्त और तनिक किसको कहते हैं? इस्त का अर्थ होता है, तनिक का अर्थ होता है थोड़ा सा, जरा सा। तनिक जरा सा, थोड़ा सा। और इस्त का अर्थ भी होता है थोड़ा सा, जरा सा। जरा सा, थोड़ा सा मतलब क्या है? हवा है वो थोड़ी सी, यही बात कर चुके हैं हम पीछे, थोड़ी सी हवा है वो थोड़ी सी टकराएगी मुंह में, इसीलिए इनको इस्त व तनिक भी बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे? ये स्वरों की भांति, स्वरों की भांति, ये स्वरों की भांति व्यवहार करते हैं, व्यवहार करते हैं। इसलिए इन्हें अर्धस्वर कहते हैं, अर्धस्वर कहते हैं। इनके उच्चारण में, दूसरी बात, इनके उच्चारण में हवा है वो मुंह में संघर्ष नहीं करती, इसलिए इनको संघर्षहीन कहते हैं। ये भी बात लिख सकते हैं। और इनके उच्चारण में हवा थोड़ी सी, तनिक सी, जरा सी मुंह में कहीं ना कहीं टकराती है, इसलिए इनको इस दिया तनिक व्यंजन कहते हैं। संख्या हो जाएगी इनकी दो। कौन कौन से हो जाएंगे? ये और वह, ये और वह। ये हो गया पांचवा विभाजन। नाम ध्यान रखना, महत्वपूर्ण नाम है अर्धस्वर। एग्जाम में क्या पूछा जाता है? अर्धस्वर। लेकिन ये भी तीन महत्वपूर्ण है, ये भी पूछा जा चुका है एक दो बार, ये तो बहुत बार पूछा गया है, ये एक दो बार पूछा जा चुका है, और हो सकता है आगे इनमें से कोई एक नाम दे दे, तो कंफ्यूज मत होना। चार नाम है इसके, अर्धस्वर भी बोलते हैं, संघर्षहीन भी बोलते हैं, इष्ट भी बोलते हैं और तनिक व्यंजन भी बोलते हैं। स्वरों की भांति व्यवहार करते हैं, हवा है वो संघर्ष नहीं करती तो संघर्षहीन कहते हैं। संख्या दो होगी, कौन कौन से? ये और वह, ये और वह। ये हो गया पांचवा विभाजन। पांचवा विभाजन। अब नेक्स्ट है आपका छठा विभाजन। छठा विभाजन, छठा विभाजन है, उसका नाम है परकंपित। छठे विभाजन का नाम है परकंपित
या इसको बोलते हैं लुंठित। दूसरा नाम है ये लुंठित। अब क्या है, जीवा है वो कंपन करती है और नीचे पड़ती है। परकंपित का मतलब तो होगा कंपन करना, और लुंठित का अर्थ है नीचे पड़ना, झटके के साथ नीचे पड़ना। लुंठित गोल होकर नीचे गिरना, गोल होकर नीचे करना, लुंठित। तो इनके उच्चारण में परिभाषा क्या लिखेंगे, इनके उच्चारण में जीभ रे, क्या बोलते हैं, रे। जीभ है ये कंपन करती है, रे। तो इनके उच्चारण में जीभ कंपन करती है, कंपन करती है। संख्या एक, कौन सा, रे। परकंपित या दूसरा नाम क्या है, लुंठित। इनके उच्चारण में जीभ है वो कंपन करती है, इसलिए इनको परकंपित कहते हैं। तथा जीभ है वो गोल होकर रे कंपन करती हुई नीचे गिरती है, तो इनको लुंठित बोलती है। आप देखोगे तो रे में जीभ है वो तालु के निकट पहुंच जाएगी, रे बोलेंगे ना तो पहले जीभ है वो तालु के निकट पहुंच जाएगी, गोल हो जाएगी और फिर कंपन करती हुई नीचे गिरती है, तो क्या बोलते हैं, लुंठित। इनके उच्चारण में जीभ कंपन करती है या कंपन करते हुए नीचे गिरती है, तो क्या कहते हैं इनको, परकंपित या लुंठित। संख्या कितनी है, एक, कौन सा, रे। उसके बाद रे के बाद सातवां विभाजन, नेक्स्ट विभाजन है सातवां विभाजन, इसको बोलते हैं पार्श्विक। सातवां विभाजन है पार्श्विक, पार्श्व। पार्श्व का अर्थ क्या होता है, बगल में, साइड में, तरफ, इस तरफ या इस तरफ। पार्श्व का अर्थ होता है बगल में, साइड में, बगल में, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, साइड में और बगल में। अब हवा है वो जीभ के दोनों साइडों में से, जीभ के दोनों बगलों में से बाहर निकलती है, जीभ के इस तरफ से और जीभ के इस तरफ से, बीच में जीभ आ जाती है, इस तरफ और इस तरफ क्या आ जाती है, हवा। तो हवा है वो किसके उच्चारण है, ले। किसका उच्चारण है, ले। अब ले में आप देखेंगे तो हवा है वो जीभ के दोनों तरफ से बाहर निकलती है, इसको क्या बोलते हैं, पार्श्विक। परिभाषा क्या लिखेंगे, इनके उच्चारण में, इनके उच्चारण में हवा जीवा यानी जीभ के दोनों तरफ से बाहर निकलती है, अतः इन्हें या इसे, अतः इसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। संख्या एक, कौन सा, ल। संख्या एक, कौन सा, ल। संख्या कितनी होती है, एक होती है, कौन सा व्यंजन होगा, ल होगा। ये हो गया हमारा सातवां विभाजन। करने कितने हमको, 8। करने कितने हैं, 8। ये हमने सातवां विभाजन कर लिया। अब आठवां विभाजन है, उससे पहले देखिए हमारे पास कितने आ गए, 16 तो एक आ गए, कौन से, सपर्शी। उसके बाद सपर्श संघर्षी कितने आ गए, 4, कौन से, च, छ, ज और झ, यानी च वर्ग के प्रथम 4। उसके बाद आ गए हमारे पास संघर्षी, कौन से, उसमें 4 आ गए, 16 तो एक आ गए, यानी कै वर्ग के प्रथम 4, कै वर्ग के प्रथम 4, टै वर्ग के प्रथम 4, तै वर्ग के प्रथम 4 और पै वर्ग के प्रथम 4। उसके बाद चै वर्ग के प्रथम 4, फिर 4 आ गए हमारे पास संघर्षी। ये तो हो गए सपर्शी, ये सपर्श संघर्षी और ये संघर्षी। कौन कौन से, स, यानी तीनों स और है। उसके बाद हमने कर लिया था चौथा विभाजन है वो नासिक के, प्रत्येक वर्ग का 5वां। ये आ गए हमारे पास 5।
उसके बाद हमने किया था पांचवा प्रकार अर्धसावर, यह और वह, कितने हो गए? 2। उसके बाद हमने किया था परकंपित या लुठित, कौन सा? रे, एक ये आ गया। और उसके बाद हमने किया था पार्श्विक, कौन सा? ले। इतने कर चुके हम। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 विभाजन हो गए। और संख्या कितनी होगी अब तक? 16 और 4 20, 20 और 4 24, 24 और 5 29, 30 31, 32 और 33। कितनी हो गई संख्या? 33। अब हमारे पास 2 और रह गए, 35 करनी है हमको। 2 कौन से रह गए? द्विगुण व्यंजन। 2 कौन से रह गए? द्विगुण व्यंजन। अब यहां आपके दिमाग में आया होगा कि क्षेत्र रह गया और श्रय रह गया, लेकिन अवरोध के आधार पर, सरलता के आधार पर तो हमने कर लिए थे, संयुक्त कहलाते हैं। पहला विभाजन कर रहे थे हम सरलता के आधार पर, तो वहां तो हमने कर लिया था। क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। लेकिन यहां नहीं करना। किसके आधार पर? उच्चारण व श्वास अवरोध के आधार पर क्षेत्र को नहीं करना। अब यहां पर हम 8वां प्रकार करेंगे और उच्चारण व श्वास अवरोध के आधार पर अंतिम प्रकार करेंगे। अंतिम प्रकार करेंगे और 8वां प्रकार करेंगे। तो उसका नाम लिखता हूं मैं। 8वां प्रकार का क्या नाम है? द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन, एक नाम तो द्विगुण व्यंजन। 2 व्यंजनों के गुण ग्रहण करते हैं। परिभाषा बाद में लिखूंगा, एक बार मैं मौखिक ही बता रहा हूं। 2 व्यंजनों के गुण ग्रहण करते हैं, इसलिए इनको द्विगुण व्यंजन कहते हैं। पहला नाम। दूसरा नाम हो जाएगा उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन। दूसरा नाम क्या है? उत्क्षिप्त व्यंजन। जीभ है वो झटके के साथ गिरती है, अड है, अड है। जीभ है वो झटके के साथ गिरती है, तो इसको बोलते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। एक है नाम इसका ताड़न जात। ताड़न जात का ताड़न का अर्थ होता है झड़काना। जीभ है वो इस प्रकार लगती है जैसे हमने उसको झड़का दिया गया है, ताड़न जात। और एक नाम है इसका फेंका हुआ, फेंका हुआ व्यंजन। ये इतने ही नाम मिलेंगे आपको। अब जितने नाम इनके प्रसिद्ध है वो सारे नाम मैंने लिख दिए हैं। द्विगुण व्यंजन कहते हैं। द्विगुण का दूसरा नाम है उत्क्षिप्त व्यंजन। द्विगुण और उत्क्षिप्त का तीसरा नाम है ताड़न जात और चौथा है फेंका हुआ। ये 4 नाम है इनके। परिभाषा में क्या पूछते हैं? परिभाषा में क्या पूछते हैं? इनके उच्चारण में ये दो व्यंजनों के गुण ग्रहण करते हैं। 2 व्यंजनों के गुण ग्रहण करते हैं, अतः इन्हें द्विगुण व्यंजन कहते हैं। पहली बात क्या है? द्विगुण व्यंजन क्यों कहते हैं? कि ये 2 व्यंजनों के गुण ग्रहण करते हैं। कौन कौन से हैं पहले तो ये देखें, पूरी बात देखेंगे, बहुत बात देखेंगे। यहां पर हम संख्या कितनी होती है? 2। कौन कौन से होते हैं? अडे और अढे। नाम क्या है इनका? ध्यान रखना, उच्चारण में ध्यान रखो। अढे और अढे, अढे और अढे, ये 2 है। अब यहां मैं अनेक बातें करने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। हिंदी के विद्यार्थी को इन बातों की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। पहली बात तो मैं क्या कर रहा हूं? परिभाषा की द्विगुण व्यंजन है, क्या है? 2 व्यंजनों के गुण ग्रहण करते हैं, इसलिए इनको द्विगुण व्यंजन कहते हैं। पहली बात उत्क्षिप्त व्यंजन। जीभ है वो नीचे गिरती है, अढे अढे, इसलिए इनको उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। ताड़न जात, ऐसा लगता है कि जीभ को झटकाया गया है, तो इनको ताड़न जात कहते हैं। और ऐसा लगता है कि इन व्यंजनों को मुंह से बाहर फेंका गया है, अढे अढे, बाहर फेंका गया है, इसलिए इनको फेंका हुआ व्यंजन कहते हैं। संख्या कितनी हो जाएगी? 2। क्या है? अढे और अढे। अब मैं दोबारा अढे और अढे पर महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं।
अढ और अढ पर महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं। क्या बताने जा रहा हूं? ये तो है क वर्ग का पांचवा, क वर्ग का पांचवा, क वर्ग का पांचवा, जिसको हम बोलते हैं अंग। क्या बोलते हैं? क ख ग घ अंग, अंग। फिर ये है ड डलिया और ढ ढक्कन, ड और ढ, ड और ढ, यानी ट वर्ग का तीसरा व चौथा, ट वर्ग का तीसरा व चौथा। उसके बाद है द्विगुण व्यंजन, इनका क्या नाम है? द्विगुण व्यंजन। और चार नाम भी हमने कर लिए, ताड़नजात, फेंका हुआ और उत्क्षिप्त। अब ये दो कौन से व्यंजनों का गुण ग्रहण करते हैं? हम बार बार कर रहे हैं कि दो व्यंजनों का गुण ग्रहण करते हैं, तो एक तो ये अपने गुण ग्रहण करेंगे और एक ये ट वर्ग के तीसरे और चौथे के गुण ग्रहण करेंगे, तीसरे और चौथे के गुण ग्रहण करेंगे। नंबर पहली बात, एक नंबर बात तो ये होगी। अब देखिए, इसको बोलते हैं पंचमाक्षर बिंदु। क्या नाम है इसका? पंचमाक्षर बिंदु। एक ही वर्ण के लगता है ये बिंदु। हिंदी में कुल 44 वर्ण है, 44 वर्णों में से केवल एक यानी क वर्ग के पांचवें के लगेगा। क्या बोलते हैं? पंचमाक्षर बिंदु। इसको बोलते हैं, इन दोनों का नाम है, नाम क्या है? उत्क्षिप्त बिंदु, उत्क्षिप्त बिंदु, उत्क्षिप्त बिंदु। अब हमारे पास एक तो आ गया, देखिए एक तो आ गया पंचमाक्षर बिंदु। बिंदुओं की बात करें तो पंचमाक्षर बिंदु, इनको बोलते हैं उत्क्षिप्त बिंदु। फिर एक होता है क ख ग ज और फ, ये यहां लगता है। देखिए ये कच्चा चित्र है, एक तो यहां लग जाएगा ये वाला, एक यहां लग जाएगा ये वाला, और एक यहां लगेगा। इसको बोलते हैं, इस बिंदु को बोलते हैं नुक्ता। एक तो नुक्ता नाम है, एक नाम है इसका निम्न बिंदु। निम्न बिंदु, निम्न का अर्थ होता है नीचे, नीचे लगने वाला बिंदु। और एक नाम और है इसका अधो बिंदु। क्या नाम है? अधो बिंदु। अधो का अर्थ भी नीचे होता है, जैसे हमने पढ़ा है उद्रमुख ऊपर मुख किया हुआ और अधोमुख नीचे मुख किया हुआ। तो नुक्ते के भी तीन नाम है, नुक्ता, निम्न बिंदु, अधो बिंदु। ये तो नुक्ता लग गया। अगर ऐसा प्रश्न पूछ ले, आपसे ध्यान रखना, ऐसा प्रश्न पूछ ले ऐसे बिंदु का नाम बताइए जो किसी व्यंजन से पहले बोला जाता है, तो ये पहले बोला जाता है। और सारे बिंदु हैं वो व्यंजन के बाद में बोले जाएंगे, वर्ण के बाद में बोले जाएंगे। लेकिन एकमात्र बिंदु जो व्यंजन से या वर्ण से पहले बोला जाता है उसका नाम है नुक्ता, निम्न बिंदु या अधो बिंदु। तो ये क्या हो गया? उत्क्षिप्त बिंदु। ये तो सारे बिंदु हो गए। यहां लगने वाला पंचमाक्षर बिंदु, नीचे लगने वाला दो ही है उत्क्षिप्त बिंदु, और आरंभ में लगने वाला नुक्ता, निम्न बिंदु और अधो बिंदु। और एक बिंदु यहां भी लगता है जिसका नाम है अनुस्वार। जिसका नाम क्या है? अनुस्वार। ये इतने बिंदु लगेंगे, नाम क्या है? अनुस्वार। अब देखिए आप, अब इनका उच्चारण किस प्रकार किया जाता है? उच्चारण किस प्रकार किया जाता है? द्विगुण बिंदु है, ये तो बिंदुओं की बात हो गई। अब क्या है हमारे पास है? उच्चारण किस प्रकार किया जाता है? मैंने कहा था ना बहुत गहन करेंगे हम, इनको गहन करेंगे। अब मैं यहां पर पुनः लिख रहा हूं। पहली बात, मौखिक बताऊंगा ज्यादातर, मैं समझ में आ जाएगी आपकी, कोई समस्या नहीं है। पहली बात, इनका प्रयोग शब्द के आरंभ में नहीं होता, शब्द के आरंभ में नहीं होता। अब मैंने लिखा है शब्द के आरंभ में लिख दिया डलिया, तो इनका प्रयोग शब्द के आरंभ में नहीं होगा। किसका होगा? ट वर्ग के तीसरे का या ट वर्ग के चौथे का। अगर शब्द के आरंभ में प्रयोग करना है तो ट वर्ग के तीसरे यानी ड डलिया का और चौथे यानी ढ ढक्कन का करेंगे। और अगर आरंभ में प्रयोग नहीं करना हो, अंत में दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर आरंभ को छोड़कर कहीं और करना है तो इनका प्रयोग करेंगे गढ़, पढ़ना,
चढ़ना। क्या अंतर हो गया? अगर हमें डै डलिया और ढै ढक्कन का प्रयोग शब्द के आरंभ में करना है तो डै डलिया और ढै ढक्कन का करेंगे, और आरंभ को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर करना है, दूसरे पर करना है, तीसरे पर करना है, चौथे पर करना है, पांचवें पर करना है, किसी अन्य स्थान पर करना है, तो डै डलिया और ढै ढक्कन यानी टै वर्ग के तीसरे और चौथे का प्रयोग न कर हमें द्विगुण व्यंजन का प्रयोग करना पड़ेगा। तो अब हम क्या कह सकते हैं? अब हम कह सकते हैं कि द्विगुण व्यंजन का प्रयोग शब्द के आरंभ में नहीं होता, शब्द के आरंभ में नहीं होता द्विगुण व्यंजन का प्रयोग, और जबकि टै वर्ग के तीसरे और चौथे का प्रयोग है वो आरंभ में ही होता है और किसी स्थान पर नहीं होता, और किसी स्थान पर नहीं होता। ये तो हो गई पहली बात। अब दूसरी बात है, वो क्या है? इनको बोलते हैं डै और ढै, और इनको बोलते हैं अडै और अढै। यानी उच्चारण किस प्रकार करेंगे? ये तो है डै और ये है ढै। ये तो हमने कर दिया टै वर्ग का तीसरा और ये टै वर्ग का चौथा। अब हमें इनका उच्चारण करना है, तो इनका उच्चारण किस प्रकार करेंगे हम? इनके आगे ए लगा दो, क्या बन गया? अढै और अढै, अढै और अढै। तो इनका उच्चारण क्या हो जाएगा? अढै और अढै। यानी जैसे भीलवाड़ा, अब इसकी आप स्पेलिंग पढ़ोगे, स्पेलिंग देखोगे तो अंत में आर ए, अंत में आर ए, और इसके है अंत में आर एच, हनुमानगढ़, आर एच, हनुमान, हनुमानगढ़। तो अंत में क्या लगेंगे? इसको तो बोलते हैं डै और ढै, इसको तो बोलते हैं डी, और इसको बोलते हैं डी इंग्लिश में डी एच, इसको तो बोलते हैं इंग्लिश में डी, और इसको बोलते हैं डी एच, और इसको बोलेंगे इंग्लिश में आर, और इसको क्या बोलेंगे? आर एच। भीलवाड़ा आर ए, हनुमानगढ़ आर एच, आर एच। ये इनका इंग्लिश उच्चारण हो जाएगा, ये इनका इंग्लिश उच्चारण हो जाएगा। दूसरी बात कर ली। अब हम कर रहे हैं तीसरी बात, किनकी? इनकी। पहली बात द्विगुण व्यंजन की पहली बात तो हमने कर ली, शब्द के आरंभ में प्रयोग नहीं होता। आरंभ में अगर प्रयोग करना है तो टै वर्ग के तीसरे और चौथे का करेंगे, इनका प्रयोग अन्य स्थान पर होगा, यानी आरंभ को छोड़कर दूसरे, तीसरे, चौथे पे होगा, जैसे हमने करके देखा है। उसके बाद दूसरी बात की थी हमने, क्या क्या बात की थी? कि ये है इंग्लिश उच्चारण है, वो इसका तो होगा टै वर्ग के तीसरे का तो होगा डी, और चौथे का होगा डी एच, और इनका होगा आर, और इसका होगा आर एच। अब तीसरी बात है, ये कभी हलंत नहीं होते, ये मतलब द्विगुण व्यंजन कभी हलंत नहीं होते। अगर पूछ ले हिंदी के ऐसे कितने वर्ण हैं जो कभी हलंत नहीं होते, या निम्न में से कौन सा वर्ण है जिसको कभी हलंत नहीं कर सकते, हम आधा नहीं कर सकते? द्विगुण व्यंजन कभी हलंत है नहीं होते। ये नेक्स्ट बात हो गई। द्विगुण व्यंजन है, इनको कभी हम हलंत नहीं कर सकते। हिंदी में ऐसे व्यंजनों की संख्या बताइए जो कभी हलंत नहीं होते। देखो स्वर तो हलंत होते ही नहीं थे, व्यंजन हलंत होते हैं, लेकिन दो कौन से व्यंजन है दो हलंत नहीं होते? तो उत्तर हो जाएगा आपका द्विगुण व्यंजन, हलंत नहीं होते। अब इनको चौथी बात, इनको दो बार स्पष्ट करना पड़ता है, दो बार स्पष्ट करना पड़ता है। कहां कहां? एक तो टै वर्ग का तीसरा और चौथा, यानी डै डलिया और ढै ढक्कन, और एक द्विगुण व्यंजन, तो इनको द्विस्पष्ट व्यंजन कहते हैं। चौथी बात, इनको द्विस्पष्ट व्यंजन कहते हैं, इनको द्विस्पष्ट व्यंजन कहते हैं। ये हो गई इनकी विशेष बातें, महत्वपूर्ण बातें हैं। महत्वपूर्ण बातें आमतौर पर पाठ्य पुस्तकों में बहुत कम मिलता है, नहीं मिलता। आठवां प्रकार द्विगुण व्यंजन। अंतर समझ में आ गया शायद आपको? उच्चारण की दृष्टि से डै और ढै, अढै और अढै। इंग्लिश का प्रयोग हमने करके देख लिया, अन्य नाम भी हमने कर लिए। एक नाम और ध्यान रखना, क्या नाम है? द्विस्पष्ट व्यंजन, द्विस्पष्ट व्यंजन। परिभाषा दो बार स्पष्ट करनी पड़ती है, तो इनको द्विस्पष्ट व्यंजन कहते हैं। ये हमारा दूसरा प्रकार हो गया
व्यंजनों का दूसरा विभाजन हो गया किसके आधार पर? उच्चारण व श्वास अवरोध के आधार पर। सारी बातें कर ली हमने, कुछ भी बात नहीं छोड़ी है, ऐसी कोई बात नहीं छोड़ी जो आपको नहीं बताई गई है, सारी बातें कर ली। अब हम करेंगे तीसरा विभाजन व्यंजनों का, प्रयत्न के आधार पर। उसी प्रकार है जिस प्रकार हमने स्वरों पर किया था, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। यहां हम क्या करेंगे? घोष, अघोष, अलपप्राण और महाप्राण करेंगे। अलपप्राण और महाप्राण, घोष और अघोष करेंगे। तीसरा विभाजन है वो हम नेक्स्ट कक्षा में करेंगे। अब तक हम 2 विभाजन कर चुके हैं, पहला कर लिया हमने सरलता के आधार पर, और दूसरा ये आज हमने पूर्ण कर लिया श्वास व उच्चारण अवरोध के आधार पर। नेक्स्ट विभाजन नेक्स्ट क्लास, तीसरा विभाजन जिसका नाम होगा प्रयत्न के आधार पर। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। जय मां सरस्वती। धन्यवाद।